कल हम लोग का जो है 56 आर्टिकल 56 हो गया था ना। आर्टिकल 56 हो गया, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल को हम लोग बताए थे, है ना, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना होता है। ठीक है। 57 आर्टिकल जो 57 है उसमें पुनः ठीक है, राष्ट्रपति का जो है इसमें पुनः निर्वाचन का है। पुनः निर्वाचन मतलब जो है फिर से री इलेक्टेड। संविधान में जो है ये नहीं दिया है कि जो है राष्ट्रपति कितने बार जो है निर्वाचित हो सकते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति एक बार अगर निर्वाचन उनका हो गया है तो ये उसमें नहीं है कि जो है एक बार के बाद जो है राष्ट्रपति दोबारा चुन के नहीं आएंगे, बल्कि जो है राष्ट्रपति के बारे में संविधान में यहाँ पे कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगर एक बार अगर बन गए हैं तो उसके बाद भी जो है राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, तो 57 में सिर्फ जो है पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है। 58 में जो है इसमें योग्यताएं की बात किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए योग्यताएं जो है क्या चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं जो है क्या चाहिए। इसमें सिंपल सा है, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहला एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है आयु कितना होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनने के लिए, जो है आयु 35 साल 35 साल 35 ईयर। उसके अलावा जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा की योग्यताएं, लोकसभा की सदस्यता चुने जाने या निर्धारित किए जाने की योग्यताएं जो हैं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे यंग राष्ट्रपति मेरे अनुसार शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद ज्ञानी जेल सिंह ही शायद होंगे। शायद ज्ञानी जेल सिंह ही कम एज में शायद बने थे। बाकी तो है परफेक्ट याद नहीं है ना, लेकिन बाकी सब तो लगभग 60 प्लस के बाद ही जग बने हैं, है ना। तो लगभग ज्ञानी जेल सिंह ही थे जो थोड़ा यंग थे। ठीक है, तो लोकसभा की सदस्यता जो है चुने जाने योग्य होना चाहिए कि निर्धारित जो योग्यता, मतलब कहने का मतलब है कि जो लोकसभा के लिए निर्धारित योग्यता हैं, है ना, निर्धारित योग्यताएं हैं वो इनके पास होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह राज्यसभा, अगर उपराष्ट्रपति है तो राज्यसभा के चुने जाने की योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा भी है कि जो है राष्ट्रपति जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया समझते हैं? 1 साल 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 1 सा
दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है, उसके अलावा है कि जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का जो है व्याख्या किया गया है आगे आर्टिकल जो है 59 में जो है किया गया है कि लाभ का पद जो है धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद समझते हैं क्या होता है? हैं? क्या? अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर कोई गृह मंत्री है, मान लिया अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री के रूप में तो फायदा ले रहे हैं, और जो है वो राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते कि नहीं? त्याग पत्र दे के खड़ा हो सकते हैं। तो फिर लाभ का पद हुआ कहाँ? लाभ का पद हुआ अच्छा, अच्छा, पद में रहते हुए नहीं कर सकते हैं, तब फिर लाभ का पद हुआ है नहीं। क्या है? लाभ का पद जो है इसमें देखो क्लाउज है, इसमें लाभ का पद मतलब होता है एक साथ अब दो पद को धारण नहीं कर सकते हैं, एक साथ अब दो पद को धारण नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गृह मंत्री है और कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, समझ में आया? तो एग्जाम्पल ले लो, गृह मंत्री या राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो या तो आप गृह मंत्री रह लीजिए या तो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के जब चुनाव में आप खड़ा होंगे तब आपको जो गृह मंत्री नहीं रहना होगा, समझ में? यही होगा ना। कोई IAS ऑफिसर है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अब वो MP बनना चाहता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहकर वो MP बन सकता है? नहीं बन सकता है। उसको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा, और फिर जो है उसको MP के चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। यही था नियम। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, लाभ के पद का अपवाद भी रखा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि एक साथ आप दो पद को धारण नहीं कर सकते हैं। अगर एक पद पर हैं, उस पद को छोड़ के ही दूसरा पद आप जो है धारण करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद है ना, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मतलब प्रधानमंत्री और जो भी मिनिस्टर्स हैं, ये सब जो है लाभ के पद में नहीं आता है। मतलब कहने मतलब है कि आप गृह मंत्री हैं, रहते हुए आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं, ये अपवाद है। आप रहते हुए आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में आप हार जाते हैं तो गृह मंत्री रहेंगे ही रहेंगे। अगर जीत जाते हैं तो फिर आप गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का शपथ आप लेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे तो दोनों हाथ में लड्डू है, जीत गए तो बहुत अच्छा, नहीं जीते तो भी अच्छा। लेकिन एक IAS अफसर अगर है तो उसको ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। IAS अफसर है तो उसको पहले रिजाइन करना पड़ेगा और फिर MP या MLA के इलेक्शन लड़ना है, या फिर हाँ सार्वजनिक पद, हाँ सार्वजनिक पोस्ट। लाभ का पद मतलब होता है सार्वजनिक पोस्ट, एक साथ आप दो पोस्ट को धारण नहीं करेंगे। प्राइवेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें अपवाद रखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरा मंत्री परिषद, ये लाभ के पद से बाहर होता है। ये एक साथ जो है, अगर वो प्रधानमंत्री अगर हैं, चाहे कोई मिनिस्टर्स हैं, तो मिनिस्टर रहते हुए दूसरा पद जो है के लिए वो खड़े हो सकते हैं, और मिनिस्टर्स जब चुने जाएंगे तब वो हट जाएंगे। क्लियर? तो ये इसका ये है। क्या क्रिमिनल? वो तो राष्ट्रपति को छूट मिला हुआ है, वो बाद में बताएंगे हम लोग। वो उसका शक्ति है ना, राष्ट्रपति का जो है शक्ति है कि जो है उनको क्रिमिनल जो है, जो भी क्राइम अगर राष्ट्रपति रहते हुए कर लेते हैं, हत्या भी कर देंगे, तो तब तक उनके ऊपर जो है FIR दर्ज नहीं होगा जब तक वो राष्ट्रपति के पद पे आसीन है। राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देंगे या उनको हटा दिया जाएगा
उसके बाद ही क्रिमिनल जो है एफआईआर उनके ऊपर चलेगा। राष्ट्रपति के पद तक रहते हुए उनको कुछ नहीं हो सकता है। तो पावरफुल पोस्ट है, विशेषाधिकार मिला हुआ है। हम लोग बोलते हैं कि विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हर कोई क्या है, बराबर है, लेकिन राष्ट्रपति बराबर नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है दोनों को विशेषाधिकार मिला हुआ, विशेष स्पेशल जो है उनको राइट्स मिला हुआ है। क्लियर? हम लोग के लिए वो राइट्स नहीं है। हम लोग जो है अगर क्राइम करेंगे अगले दिन एफआईआर और जो है दूसरे दिन जेल में जाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है। बाकी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चला जाएगा अगर कोई क्राइम किया है तो। अब अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, अब मुख्यमंत्री भी हैं। अभी तक मुख्यमंत्री की रिहाई नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जेल में जो है वो पड़े हुए हैं। अब तो पहले ईडी ही था, अब सीबीआई भी चला गया है। ईडी तो अपना 4 केस लड़ ही रहा है, अब सीबीआई भी नया मामला लेके जो है उनको अरेस्ट लेकर रिमांड पे ले लिया है ना। तब दोनों मामला चल रहा है एक साथ, सीबीआई का अलग और ईडी का अलग। मतलब है कि अब ऐसा बन गया है कि अब जो है निकलना मुश्किल है। एक से जमानत होगा, दूसरे से कहाँ होगा। ठीक है। आर्टिकल 60 में जो है 60 में इसमें जो है शपथ का जो है राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान है। कि राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश सीजीआई दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश जो है जो है शपथ दिलवाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। हाँ, कौन 59 में? 59 तो बताए थे ना। 59 में जो है लाभ के पद के बारे में दिया हुआ, उसी आर्टिकल 59 में ही तो था कि लाभ का पद जो है धारण नहीं करेंगे। नहीं होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति भी रहेंगे, कोई दूसरा भी लाभ का पद वो नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देते हैं? इस्तीफा उपराष्ट्रपति को। है ना, इस्तीफा जो उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन जो है शपथ जो है इनको राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलवाते हैं? सीजीआई दिलवाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है किसका शपथ होता है? अब शपथ देखो जो लिया जाता है उसमें जो है शपथ 2-3 चीज़ का है। एक ईश्वर, सत्यनिष्ठा, उसके बाद जो है संविधान एवं विधि का। संविधान एवं विधि का इसमें जो है क्या क्या लेते हैं? परिरक्षण करने के लिए परिरक्षण, दूसरा है संरक्षण, और तीसरा है प्रतिरक्षण। है ना। संविधान विधि का जो है के लिए जो है ये शपथ ये लेते हैं 3 चीज़ का।
उसके बाद है, उसके बाद जो है जनता की सेवा। नेक्स्ट जो है जनता की सेवा के लिए जो है जनता की सेवा और जनता के कल्याण, इन दोनों के लिए जो है निरंतर जो है कार्य करना, इन दोनों के लिए निरंतर जो है कार्य करने का जो है शपथ लेते हैं, यही शपथ लेते हैं ईश्वर और सत्यनिष्ठा और संविधान एवं विधि का, ठीक है, और जनता की सेवा करने का, यही शपथ इनका है। ठीक है, चलो। हाँ, ये दोनों एक ही साथ है, जनता की सेवा एवं कल्याण। ये सिर्फ ऐसे बता दिए, कोई ऐसा जानने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को, लेकिन बता देंगे शपथ जो है किस तरह का लिया जाता है, किस चीज़ का लिया जाता है। उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए देती है। आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। हाँ, प्रस्ताव नहीं, प्रक्रिया करें महाभियोग की काम, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का प्रोविजन जो है आर्टिकल 61 में जो है किया गया है। ठीक है, अब महाभियोग की प्रक्रिया का आधार क्या है? आधार संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, आधार है संविधान का अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, प्रक्रिया कैसा है उसमें पहले लिख लो, तब समझा देंगे। पहला पॉइंट लिखो नीचे से, पहला पॉइंट, यह प्रस्ताव किसी भी सदन में, यह प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पर सदन के प्रस्ताव पर सदन के 1/4 मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 14 दिन के नोटिस के बाद 14 दिन के नोटिस के बाद उस पर चर्चा होगी।
14 दिन के नोटिस के बाद उस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट, पहला सदन आरोप लगाता है और पहला सदन आरोप लगाता है और सदन के कुल सदस्यों के और सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। दो बटा तीन बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रस्ताव पास होने पर प्रस्ताव पास होने पर लिखें, प्रस्ताव पास होने पर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। नेक्स्ट, जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति
अपने पद से हट जाता है। प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और लास्ट लिखिए, महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, यही जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया समझ लो, एकदम सिंपल सा है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। सिंपल सा फॉर्मेट, ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कब लाया जा सकता है? सिर्फ एक ही आधार है और वह है संविधान का अतिक्रमण। मतलब संविधान में जो भी दिया गया है उन चीज़ों को नहीं मानना। समझ में? संविधान में जो प्रोविज़न किया हुआ है, अगर उस प्रोविज़न को राष्ट्रपति नहीं मानते हैं और उसके विपरीत जो है निर्णय लेते हैं, तो माना जाता है कि संविधान में जो दिए गए प्रोविज़न है उसका उल्लंघन राष्ट्रपति ने किया है या संविधान का अतिक्रमण किया है। ठीक है, और जब संविधान का अतिक्रमण कर दिया है, ठीक है, तब जो है क्या होगा कि प्रस्ताव लेके आया जाएगा। प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव जो है लाना पड़ेगा। प्रस्ताव लाने के लिए, ठीक है, कोई निर्धारित नहीं है कि किसी भी सदन में जो है किसी एक सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव जो है आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। आप लोकसभा में भी ला सकते हैं या राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ठीक है, प्रस्ताव आप जो है कहीं भी लेके आ सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी आप ला सकते हैं। समझ में? आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लेके आ जाइए, लेकिन जहाँ भी लेके आइएगा वहाँ के सदस्यों का 1/4, ठीक है, 1/4 सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। किस पे? इस प्रस्ताव, तभी प्रस्ताव आ सकता है। मतलब अगर लोकसभा में अगर हमको प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 545, क्योंकि मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो 545 का 1/4 कितना हो गया? डिवीजन करो 545 को 4 से, कितना हो जाएगा जी? कितना हो गया? करो ना जी। हैं? 126,
36 ही मान लो, 136 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर जो है होना चाहिए। अगर लोकसभा में ला रहे हैं तब, अगर राज्यसभा में लाएंगे तो फिर वहाँ का जो भी सदस्य है टोटल 245, उसका 1/4, मतलब 1/4 सदस्यों का जो है आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी प्रस्ताव आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, यही है ना। अब प्रस्ताव मान लीजिए 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर आ गया, प्रस्ताव में आ गया, और लोकसभा में जो है प्रस्ताव आप यहाँ पे ला दिए। अब साइन किया तो प्रस्ताव लोकसभा में आ गया। ठीक है, अब लोकसभा में जब प्रस्ताव आ जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, प्रस्ताव आ गया तो इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के 14 दिन, ठीक है, पूर्व जो है नोटिस जो है राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें चर्चा होने से पहले जो है 14 दिन पहले जो है प्रस्ताव आने से लोकसभा में 14 दिन पूर्व नोटिस भेज दिया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को, कि आपके खिलाफ जो है इस तरह का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है। क्लियर? और प्रस्ताव लाने के बाद जो है क्या होता है, चर्चा होगा, ठीक है, और चर्चा होने के बाद जो है इसको 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। पारित कर टू थर्ड बहुमत से जो है इस प्रस्ताव पर पारित कर दिया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा से जो है प्रस्ताव पारित हो गया। अब लोकसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है कहाँ जाएगा? दूसरा सदन। अब ये राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा में क्या होगा? पहला होगा कि इसकी जो है, जो ये आरोप लगाया गया है, इसकी जांच जो है दूसरा सदन जांच करेगा। दूसरा सदन क्या करेगा? इसकी जांच करेगा। ठीक है, किसका? जो आरोप लगाया गया है उसका ये जो है इंक्वायरी करेगा। और इसी इंक्वायरी में, अब इंक्वायरी वो कमेटी बना के कर सकता है, कमेटी बना देगा जांच करने के लिए। जो आरोप लगाया गया राष्ट्रपति के ऊपर सही है या गलत है तो कमेटी बना देगा, कमेटी जो है उसकी जांच करेगा। ठीक है, और इसी जांच के दौरान जो है राष्ट्रपति को भी मौका दिया जाता है कि राष्ट्रपति जो है स्वयं चले जाए, या फिर जो है अपने प्रतिनिधि को भेजे। ठीक है, अपने प्रतिनिधि को जो है भेजे। ये जो है आरोपों की जो जांच होता है उसमें अपनी सफाई देने के लिए दिया जाता है राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति जो है अपनी सफाई दे कि हमने जो है इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया है, इस तरह का कोई भी हम लोगों ने जो है कार्य नहीं किया है। इसलिए जो है उनको मौका दिया जाता है यहाँ पे सुनवाई का। एक तरह से सुनवाई का मौका हो गया कि जो है अब इसमें जो है राष्ट्रपति जो है अपना पक्ष रखता है, और पक्ष रखने के बाद जो है अगर उसके बावजूद भी जो है ये जो जांच करने वाला जो कमेटी है उसको लगता है कि आरोप जो है सही है, तो फिर क्या करेगा कि ये जो है सदन में प्रस्ताव आएगा। ठीक है, सदन में प्रस्ताव आया और सदन जो है इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। जैसे ही 2/3 बहुमत से पारित करेगा वैसे ही राष्ट्रपति क्या होंगे?
अपने पद से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए जाएंगे। उससे ही राष्ट्रपति का पद जो है समाप्त हो जाता है और अपने पद से राष्ट्रपति हट जाता है। यही जो है महाभियोग की प्रक्रिया है। समझ में? किसी हाँ सिर्फ यहीं पे चलेगा। नहीं, कोर्ट वोट का कोई मतलब ही नहीं इसमें। ये अर्ध न्यायिक मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, किसी को उसके पद से बर्खास्त कर रहा है। तो न्यायिक अर्ध न्यायिक तो डिसीजन है ना, फैसला कर रहा है कि भाई आपने गलत किया है इसलिए आपको आपके पद से हम हटा रहे हैं। क्लियर? क्या बोले? अभी तक नहीं, अभी तो कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चला ही नहीं। आसान नहीं है ना महाभियोग प्रक्रिया चलाना। 2/3 सदस्य दोनों सदन में चाहिए। 2/3 सदस्य बहुत होता है। 400 पार नारा क्यों दिया गया? 2/3 सदस्य के लिए ही ना। 400 पार आ जाता तो 2/3 सदस्य अगर दोनों जगह मिल जाए, सरकार तो कुछ भी कर देगा, पूरा संविधान चेंज कर सकता है। नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन ही हो सकता है 2/3 बहुमत से। क्या? क्यों नहीं हो सकता है? संशोधन तो किया ही जा सकता है। अब वो अलग बात है कि संविधान में संशोधन अगर हो जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि सही है कि गलत है। कर तो कर सकता ही है सरकार। अगर 2/3 बहुमत अगर दोनों जगह है तो संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। समझ में? संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। अभी तो यही बात आ रहा है कि अभी 2 चीज़ पे जो है मामला अटक गया। एक यूसीसी पे जो है लाने का सरकार का प्रस्ताव था, लेकिन यूसीसी पे जो है अब सरकार के पास चूँकि बहुमत नहीं है खुद का, अब चूँकि उसको जो है अदर जो दल है उसका सपोर्ट चाहिए पास करवाने के लिए। तो अदर दल के रूप में 2 दल है। सबसे बड़ा दल एक 16 सीट है टीडीपी का और 12 सीट है जदयू का, नीतीश कुमार का। 16-12 28 सीट जो है टोटल है। सरकार के पास 240 सीट है अपना। बीजेपी का जो आंकड़ा है 240 का है, और उसको सदन में बहुमत साबित करने के लिए 272 सीट चाहिए। मतलब 32 सीट कम है। 32 सीट उसके पास कम है, और 32 में से 28 दो दलों के पास है। और दोनों दल जो है, दोनों दल का जो है सेक्युलरिज्म वाला भावना है। मतलब दोनों दल जो है मुस्लिम वोट भी लेता है, अदर वोट्स भी लेता है, चाहे टीडीपी हो चाहे ये हो। तो ऐसी स्थिति में क्या उन लोग कोई भी ऐसा जोखिम लेगा इसमें उसका वोट बैंक छिटक जाए? लेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है कि जो है इसमें पेच फंस गया है कि अब उस तरीके से जैसे पहले खुल के काम हो रहा था शायद उस तरह का ना हो सके, क्योंकि बहुमत ही नहीं है। क्योंकि दोनों दलों को जो है मना कर रखना पड़ेगा आपको हमेशा, और सहमति लेना पड़ेगा उन दोनों दलों को।
तभी हो पाएगा ना। अब नहीं सहमति लेंगे वो लोग अड़ जाएगा कि नहीं हम नहीं, इस पर हम समर्थन नहीं देंगे। इसमें तो सबसे बड़ा जो है जदयू का है, कभी पलट जाएगा। जदयू को उस पर कोई भरोसा भी नहीं कर रहा है। वो कई बार पलट गया, कई बार फिर मिल गया, फिर पलट गया, फिर मिल गया, फिर पलट जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। आज चंद्रबाबू नायडू का भी भरोसा नहीं है, उनका भी जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी इधर जाते हैं तो फिर कभी उधर से, वो कभी भी समर्थन खींच लेता है, वो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो पता भी नहीं चलेगा वो समर्थन खींच लिया अचानक से, दूसरा को दे दिया। उसको ना तो बीजेपी से गुरेज है ना कांग्रेस से गुरेज है, वो कहीं गुरेज नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। इसलिए जो है भरोसा नहीं ना है, इसलिए सरकार को भी संभल के चलना पड़ेगा। और अभी तक जो है रिकॉर्ड है, अभी तक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस है कि अभी तक जो है मोदी जी कभी भी जो है गठबंधन का सरकार नहीं चलाया है। पूरे 15 साल और 10 साल 25 साल में हमेशा बहुमत का ही सरकार चला है, रिकॉर्ड है। गुजरात में भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार पूर्ण बहुमत से ही सरकार चला है। अब पिछले 10 साल जो सरकार चला उसमें भी पूर्ण बहुमत था। 14 में 282 सीट था बीजेपी को और 19 में 303 सीट था। मतलब अपना पूर्ण बहुमत था, कोई दल दे या ना दे उससे मतलब नहीं था, अपना उनका बहुमत पूरा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है गठबंधन का सरकार चलाना पड़ रहा है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स ना होता गठबंधन में, है ना। अभी जो क्वेश्चन पूछा था, इस बार जो क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी में, प्रधानमंत्री का जो है पिछली सरकार का जो है, पिछली सरकार के आधार पर प्रधानमंत्री के कार्य और जो है दायित्वों को बताने के लिए बोला गया था। मतलब पिछला 10 साल का जो लेखा जोखा था उसमें क्या था। पिछले 10 साल 2014-2019 में जो है जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उसके पहले जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी। समझ में आया? तो आपको पूर्ण बहुमत की सरकार और प्रधानमंत्री का पावर उसको दिखाना था, तुलनात्मक करना था गठबंधन के सरकारों का प्रधानमंत्री का पावर कितना होता है और पूर्ण बहुमत सरकार के जो है प्रधानमंत्री जो होता है उनकी पावर कितना होता है। तो 2014 अब वही अब एनालिसिस होगा, क्योंकि इस बार जो है गठबंधन की सरकार है। समझ में आया? अब गठबंधन की सरकार में सबको साथ में लेकर चलना है। अपना जो है मनमर्जी तो आप नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फिर वो खींचना स्टार्ट कर देगा, तो उसको मनाना भी है और आपको सरकार चलाना है। पहला एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपीरियंस है कि अभी तक जो है विपक्ष उतना मजबूत नहीं था। 2014-2019 में जो है विपक्ष उतना मजबूत नहीं था और ना ही कोई विपक्ष के नेता थे, कोई भी एलओपी नहीं था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई तो था नहीं, किसी को दर्जा मिला ही नहीं था। लेकिन इस बार जो है विपक्ष भी मजबूत है, लगभग 336 सीट उसके पास है, 236 सीट, 34 या 35 सीट है शायद उनके पास भी है। और जोड़ लो निर्दलीय 2-3 सपोर्ट कर दिया तो 36-37 सीट्स लगभग हो चुका है। ठीक है, तो वो भी बहुत दूर नहीं है बहुमत से। अगर उसको मुश्किल से 30 सीट का अगर समर्थन मिल जाएगा सरकार बना लेगा वो भी। क्या अगर मान लीजिए दोनों मिल के सपोर्ट कर दिया तो 28 सीट तो ऐसे ही आ गया, और 2-3 निर्दलीय ही है, और 2-3 निर्दलीय तो सपोर्ट कर ही दिया है। जैसे पप्पू यादव सपोर्ट कर दिया है, महाराष्ट्र का एक निर्दलीय सपोर्ट कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर का निर्दलीय सपोर्ट कर दिया है, 3 सपोर्ट तो निर्दलीय ऐसे ही हो गया है। 28-3 31 ऐसे ही हो जा रहा है। समझ में? तो वो भी सरकार बना सकता है। तो ऑप्शन उधर भी है, ऑप्शन इधर भी है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है दर्जा मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोला जाता है कुछ शैडो प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में जो है नेता प्रतिपक्ष को बोला जाता है शैडो प्राइम मिनिस्टर। वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का छाया होता है। समझ में? शैडो मतलब छाया, वो प्रधानमंत्री का छाया होता है। कौन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्योंकि हर मामले में उसकी सहमति लेना पड़ता है प्रधानमंत्री को, हर मामले में। अब देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन आ गया तो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री को किसी का भी नियुक्ति करना होगा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस टेबल पर बैठेगा और प्रधानमंत्री का उनका भी सहमति लेना पड़ेगा। लेकिन बहुमत से निर्णय हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर उसका निर्णय का नहीं किया जाएगा
तो सिंपल सी बात है कि वो विरोध करेगा वहाँ पे, चाहे सीबीआई की नियुक्ति हो, चाहे ईडी की नियुक्ति हो, चाहे सीबीसी का नियुक्ति हो, चाहे मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति हो, चाहे केक का नियुक्ति हो, चाहे वित्त चाहे जो है अल्पसंख्यक आयोग हो या SC/ST आयोग का नियुक्ति हो। SC/ST में नहीं है, वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। जो समिति वाला पार्ट है, जैसे लोकपाल का नियुक्ति हो, केंद्रीय सूचना आयोग का नियुक्ति हो, इन सब में अब LOP की जरूरत पड़ेगा, LOP से सहमति लेना ही पड़ेगा। तो LOP क्या हो गया, एक तो कमेटी में नियुक्त करना हो गया, प्लस लोक लेखा समिति में LOP क्या होता है, अध्यक्ष होता है। मतलब सरकार के अब आर्थिक मामलों की जो है पूरा समीक्षा कर सकता है, समीक्षा करके जो है उस पर टिप्पणी कर सकता है, आरोप लगा सकता है, विभिन्न समितियों का सदस्य बन जाता है। समझ में, मतलब बहुत पावरफुल हो गया। तब तो उसका भी बातों को लेकर चलना पड़ेगा। विदेशी प्रतिनिधिमंडल को या विदेशी देशों के लोगों को बुला सकता है, बातचीत कर सकता है, मिल सकता है। अब उसके पास भी पावर आ गया। विदेशी कोई अगर दौरा करने के लिए आएंगे तो LOP से ही मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हटेंगे तो LOP तो प्रधानमंत्री बनेगा। यही होता है ना कि भाई एक का अगर बहुमत नहीं है तो दूसरा का बहुमत दूसरे पास है, तो प्रधानमंत्री बनने का संभावना, तो लोग रिश्ता अच्छा रखना चाहता है। तो अब जो है थोड़ा सा सरकार चलाने में कठिनाई है कि मतलब अब सबको साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा, और ख़ासकर जो है विपक्ष को भी अब साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो थोड़ा सा अब जो बोलते हैं ना कि वो T20 वाला जो मैच चल रहा था ना, अब वो 50-50 वाला मैच हो गया है। अब वहाँ थोड़ा स्लो हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया ये वाला महाभियोग की प्रक्रिया सबको? किसी का डाउट नहीं ना है? नहीं है? नहीं है? यदि पूछेंगे तुम लोग को टेस्ट लेंगे एक दिन हम, तुम लोग सर डोला लो जितना डोलाना है। एक दिन तुम लोग का जो है ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेते हैं। कल ले लें क्या? जहाँ तक कोर्स हुआ है वहाँ तक का टेस्ट ले लेते हैं। मंडे को क्या, सैटरडे और संडे पढ़ाएंगे नहीं? हैं? हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंगे। एक क्वेश्चन मेंस का भी सोचते हैं कि यहीं पे बैठा के जो है ले लें, आज ही ले लेते हैं टेस्ट। एक क्वेश्चन जो है मेंस का देते हैं, यहीं पे लिखना है, गलत सही जो लिखना है। हफ्ता में एक क्वेश्चन लिखवाएंगे यहीं पे बैठा के, क्या बोलते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन दे देंगे, टाइम आपका दे देंगे, उतना टाइम आपको लिख के देना है यहीं पे। उस दिन भोजन नहीं करना है, लंच नहीं करना है, हैं? लंच पहले ही कर लेना। अच्छा, लंच कर लेना, बीच में ही दे देंगे, उसी में दे देंगे। तब थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि जब कुछ करने के लिए रहता है ना तो एंथुजियम आता है और रिदम ही बनता है। अभी क्या सिर्फ पढ़ रहे हैं। कल मेंस का ले लेना और मंडे को पीटी का ले लेंगे। मंडे को जो है कल मेंस का जहाँ तक पढ़े हैं बता भी दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट से ही पूछेंगे क्वेश्चन, ये भी बता दिए। चलो, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन देंगे और यहीं पे तुम लोग को लिखना है, ठीक है। 20 मिनट का समय रहेगा, उसी 20 मिनट में लिखना होगा। प्रैक्टिस करवा, इसी में तुम लोग का हर हफ्ता एक टेस्ट लेंगे ना तो मेंस का भी राइटिंग तुम लोग को ठीक होने लगेगा। और हर मंडे को जो है एक टेस्ट ले लेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। जहाँ तक एक हफ्ता में जो टेस्ट जो कंप्लीट होगा ना, जैसे नेक्स्ट मंडे को जो अभी तक कंप्लीट पॉलिटी में हो गया उस सब का रहेगा, सबसे क्वेश्चन डाल देंगे। और फिर अगले मंडे को जो होगा, जो मंडे से सैटरडे तक जो क्लास हुआ उसका टेस्ट अगले मंडे को रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो है ऑब्जेक्टिव भी मजबूत होते चला जाएगा। तुम अपने से रिवीजन तो करोगे नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि जो है कभी कभी जो है
घोड़ा का आगे बढ़ाने के लिए जो है चाबुक चलाना पड़ता है। जितना तेज़ चाबुक उतना तेज़ घोड़ा आगे बढ़ेगा। तो अब वो थोड़ा सा चाबुक वाला समय आ गया है कि थोड़ा सा लगाना ज़रूरी है। अब टेस्ट का टारगेट देंगे ना तो तुम लोग भी अब थोड़ा रिवीजन करोगे, पढ़ोगे चीज़ों को, ठीक है। अब उसमें भी है कि बहुत लोग भाग जाएगा, है ना, उसमें भी है वह टेस्ट है मत जाओ, है ना। तो भागने से क्या होगा, हर जगह भागना पड़ेगा, जहाँ परेशानी आएगा वहाँ भागेंगे। कम नंबर आएगा तो क्या दिक्कत है, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रगल करना। कम नंबर आएगा तो फिर उसको ज़्यादा नंबर लाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। इस बार चलो कम नंबर आया, अगली बार अच्छा नंबर लेके आएंगे, तो मोटिवेशन भी तो बढ़ता है, तुमको अच्छा करना है। और भागेंगे तो फिर हर जगह भागेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है आर्टिकल 62। इससे क्या होगा ना, तुम लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो जाएगा और पीटी में तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। ये चीज़ पीटी में तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। देखो 62 में जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पूरा होने के पूर्व या पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए और हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो हो कंडीशन कुछ होता है। पहला नंबर लिखो इसमें, यदि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाता है तो वर्तमान राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति लिखें अपने पद पर बना रहता है जब तक चुनाव ना हो। जब तक चुनाव ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए।
नए राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो 62 में देखो 2-3 चीज़ हैं। अब है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, मतलब ये नियम है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने से पहले ही जो है उनका चुनाव हो जाना चाहिए। क्लियर? मतलब अगर उनका मई में, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है 20 मई, तो अगर जो है 20 मई को मान लीजिए कि कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो 18 मई तक जो है या 19 मई तक जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव होकर चुन लिया जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है उनको शपथ दिलवा देना चाहिए। ठीक है। तो ये है। लेकिन किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, अब कारणवश हो सकता है कि युद्ध चल रहा हो सकता है युद्ध चल रहा हो, तो युद्ध में लगे हुए हैं, चीन पाकिस्तान किसी के साथ युद्ध हो चल रहा हो, युद्ध में लगे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में चुनाव कौन करवाएगा? वैसे में तो पहले प्राथमिकता है कि युद्ध लड़ा जाए और देश को सुरक्षित किया जाए। वैसी स्थिति में जैसे एग्जाम्पल कोरोना हो जाए, है ना, अगर कोरोना हो जाता है तब तो कोई आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति के चुनाव भाग कौन लेगा? हर किसी को तो वैसा महामारी में डर है। तो वैसी स्थिति में जो है पार्लियामेंट भी नहीं चला, सेशन भी नहीं चला है कोरोना काल में। जब सेशन ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो वैसी स्थिति में अगर चुनाव नहीं हो पाता है कोई इमरजेंसी वाले हालत में, तो फिर क्या होगा? यहाँ तो चुना जाना चाहिए, आवश्यक था। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं चुनाव हो गया, जैसे कोविड का काल बोल दिए या युद्ध का काल बोल दिए, तब ऐसी स्थिति में जो वर्तमान राष्ट्रपति है, ठीक है, वो राष्ट्रपति जो है अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अपने पद पर जो है वो बने रहेंगे। कब तक? जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। समझ में? जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। समझ में? तो नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर? तो हो सकता है 2 साल और बढ़ जाए उनका, 1 साल और बढ़ जाए, तो 5 साल कार्यकाल है वो 6 साल हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल है। कभी पूछ देगा राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से कब 5 साल से ज़्यादा हो सकता है? क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के, पूछ देगा कब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है? जब राष्ट्रपति को चुनाव ना हो तब, जब राष्ट्रपति जो है मर जाए तब,